नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी झारखंड में। आइए आज हम लोग बात करते हैं जेटेट एग्जाम 2026 क्लास 6 to 8 इतिहास विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका शीर्षक है प्रारंभिक राज्य प्रथम साम्राज्य सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, साथ में उसकी व्याख्या भी दी गई है, तो इसको सब्जेक्टिव भी मान लिया जा सकता है। यानी इसमें आपको दोनों प्रकार की चीजें मिलेगी। बिना समय गंवाए या बिना देर के चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का इस विषय से पहला प्रश्न। जी हाँ, आप पहला प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अक्सर अगर इस टॉपिक की बात हो मौर्य प्रशासन मौर्य साम्राज्य की, तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक या दशरथ मौर्य। आपको इसका सही जवाब बताना है। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं, और सही जवाब है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत महान व्यक्ति ने सहायता की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए, और उनका नाम था चाणक्य। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में, किस प्रकार से चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने पूरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को इतनी मदद की, शक्ति दी, ताकि वो उस समय के नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर सके। और भारत के अखंड निर्माण की दिशा में जो पहला कदम उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से किया था। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किस राजवंश को समाप्त करके की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना किस राजवंश को समाप्त करके की गई थी? ऑप्शन है नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या शुंग वंश। आपको इसका सही जवाब देना है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, सही जवाब है इसका, अभी हम लोग ने पढ़ा ही था, बताया था हमने मैं कि नंद वंश। नंद वंश के राजा थे घनानंद। घनानंद अत्यंत ही दमनकारी राजा था। दमनकारी यहाँ लिख देते हैं, दमनकारी राजा था, पूरी जनता उससे परेशान थी। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने घनानंद को, नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। इसका सही जवाब होगा नंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार कौन थे? सही जवाब है कौटिल्य या फिर चाणक्य। इनका दो नाम है, एक नाम और है चौ इनको कौटिल्य भी कहा जाता था, चाणक्य भी कहा जाता था, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पूरे साम्राज्य के निर्माता इन्हीं को माना जाता है। मुख्य रणनीतिकार इन्हीं को माना जाता है। और उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री रहे कौन? कौटिल्य या फिर चाणक्य। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त को ट्रेन करके एक परफेक्ट राजा बनाया था। तो इसका सही जवाब होगा। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, सारी चीजों को पहले हटा देते हैं। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार कौन थे? तो सही जवाब है कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है जो मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है? ये इंपॉर्टेंट है। उस समय कौटिल्य यानी चाणक्य थे, उनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना हुई थी
तो कौन सी थी जिससे मौर्य प्रशासन की पूरी जानकारी मिलती है? ऑप्शन है इंडिका, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या महावंश। तो सही जवाब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जिसमें हम भारतीय राजनीति, भारतीय लोक प्रशासन, मौर्य प्रशासन की सैन्य नीति, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए अजीब सा नाम है अर्थशास्त्र, पर शास्त्र नाम होने से इसमें जो कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से इसका कोई संबंध नहीं था। यानी पैसे की कोई बात नहीं, पैसे की कोई चर्चा नहीं थी इसमें, केवल राजनीतिक और राज्य का प्रशासन कैसे चलना है और चलाना है उस पे महत्वपूर्ण, इसके उस पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए थे इसमें। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? वो थे कौटिल्य। कौटिल्य की रचना किसने, कौटिल्य की रचना, कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो वो था अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? स्वाभाविक है, मतलब मौर्य वंश की बात हो रही है, मौर्य प्रशासन की बात हो रही है, अभी चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। तो जो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या संप्रति। तो मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जिसे यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार पाटलिपुत्र में हुआ करता था, और वह यहाँ पे भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बोलते हैं शहर में, और काफी दिनों तक यहाँ पे रहा, और उन्होंने यहाँ पे काफी सारा अध्ययन किया, स्टडी किया यहाँ के प्रशासन का, और काफी सारी चीजों को उसने लिखा। एक बहुत ही फेमस किताब है। चलिए इस अगले क्वेश्चन में देखते हैं 6 में, कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें मौर्य राजधानी का वर्णन है? ऑप्शन देख लेते हैं, जियोग्राफिया, पेरिप्लस, इंडिका या अर्थशास्त्र। सही जवाब होगा इसका इंडिका। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के बारे में, यूनान से आया था। इंडिका से हम लोग को मालूम चलता है कि किस प्रकार से पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी मौर्य प्रशासन की, उसमें नगर प्रशासन उस समय के भारतीय समाज के बारे में क्या क्या सही क्या गलत था वो सब कुछ लिखा गया था इंडिका में। हालांकि मूल रूप से जो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई वो कभी कहीं मिला नहीं, पर उस मेगास्थनीज के बाद कुछ लेखकों ने मेगास्थनीज के द्वारा लिखे इंडिका किताब का अध्ययन करके कुछ अन्य किताबों को लिखा गया। उससे हम लोग को जानकारी मिलती है कि मौर्य प्रशासन उस समय कैसा रहा होगा। तो इसका जो सही जवाब है वह है, सही जवाब मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा गया है? वही यूनानी, यूनान स्रोत यानी इंडिका जो पुस्तक लिखी गई थी, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, और उनके बाद कुछ लेखकों ने उस किताब को आगे उतारा, आगे ले गए, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा सिंडोकोटस। ठीक है, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस इस नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय यूनानी जो लेखक थे वो मेगास्थनीज के बाद जो आए कुछ प्रमुख लेखक, जो स्ट्रैबो हुए, प्यूलटार्क हुए, ये सब लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से लिखा? सेंडोकोटस। बाद में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे, विलियम जोन्स,
उन्होंने इसको स्टडी करते हुए आगे बताया कि ये सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, और ये उसके प्रशासन की जानकारी यहीं से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय और भागवत धर्म। तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया। वो एक जैन मुनि हुआ करते थे उस समय, जैन मुनि, काफी नाम फेमस है इनका, भद्रबाहु। भद्रबाहु उनसे ये प्रभावित हुए, इनसे मिलने के बाद बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और अपने पुत्र, बाद में फिर जैन धर्म स्वीकार करने के बाद पूरा अपना प्रशासन, राजपाट सब अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और संन्यास ले लिए। चलिए यहाँ खत्म हो जाता है। अब आता है कि एक आखिरी क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पे उपवास, यानी उपवास का मतलब बिना खाए पिए संलेखना कहते हैं जैन धर्म में, ये द्वारा हुई थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवण बेलगोला या तक्षशिला? तो इसका सही जवाब है श्रवण बेलगोला। जी हाँ, इसका सही जवाब है श्रवण बेलगोला, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने, जो उनके गुरु थे भद्रबाहु, उन्हीं के साथ ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए और जैन परंपरा के अनुसार जो होता है उपवास, जिसको हम लोग वहाँ जैन धर्म में काया क्लेश या फिर संलेखना भी कहते हैं, जिसको मतलब है बिना कुछ खाए पिए संन्यास लेना, और धीरे धीरे उस माध्यम से अपना वो पूरी तरह से शरीर को त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा? इसका सही जवाब पहले बता चुके हैं। इसका सही जवाब होगा बिंदुसार। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठा, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था, उसको आगे बढ़ाने में बिंदुसार ने काफी अपना जो अहम रोल था वो निभाया एज ए पुत्र। उसके बाद आगे यूनानी लेखकों द्वारा बिंदुसार को क्या उपाधि दी गई? मित्रघात, सेंड्रोकोटस, धर्मशोक या महाप्रतापी? इसका सही जो जवाब है वो है अमित्र घात। अमित्र घात, यूनानी जो लेखक हैं उनके किताबों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्र घात। और अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो सही जवाब होगा अमित्र घात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था? देखिए, इसके पिता थे वो जैन धर्म से थे, परंतु बिंदुसार जैन धर्म से नहीं था। ये क्या था? पूरी तरह से सहिष्णु था, लेकिन धीरे धीरे वो आजीवक संप्रदाय का एक मतलब अनुयायी बन गया। आजीवक संप्रदाय क्या होता है? तो आजीवक संप्रदाय होता है जिसमें उसके जो आजीवक सबसे पहले ये बताएंगे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना एक ऋषि मखली गोसाल ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानना है आजीवक संप्रदाय, क्योंकि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। और इसमें क्या था? साधु का वेश, साधु के वेश में, सॉरी, जीवन यापन करना। तो बिंदुसार के धार्मिक संप्रदाय का नाम था आजीवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक का राज्यभिषेक किस वर्ष यानी ईसा पूर्व में माना जाता है?
अब यहाँ से आते हैं जो मुख्य रूप से थे। अभी तक हम लोग बात किए मौर्य साम्राज्य के बेसिक शुरुआत की मौर्य साम्राज्य के। अब आते हैं जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, सम्राट अशोक। यहाँ से अशोक की कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष या फिर ईसा पूर्व में माना जाता है? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 269 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व। तो जो इसका सही जवाब है वह है कि अशोक जो था वह 269 यानी टू सॉरी एक मिनट गलत हो गया, 269 यानी 269 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट में इसका राज्य से अभिषेक हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वह है 269। हालांकि इससे पहले ही 273 ईसा पूर्व में ही ईसा पूर्व में ही इसे सत्ता प्राप्त हो गई थी, लेकिन इसके अपने भाइयों के साथ ही लड़ाई चल रहा था और उस संघर्ष के कारण इसका एक जिसको कह सकते हैं पूर्ण राज्याभिषेक 273 के 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। आप जानते हैं कि ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में आगे समय का बढ़ना घटते क्रम है, यानी 273 ईसा पूर्व पहले हुआ, उसके बाद 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का प्रांतीय गवर्नर था? ऑप्शन है तक्षशिला और उज्जैन, कलिंग और स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र और तोसली, कौशाम्बी और गिरनार। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अन्यथा इसका सही जवाब हम बताते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, तक्षशिला और उज्जैन। अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, बिंदुसार के समय में तक्षशिला और उज्जैन का अशोक को तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था, क्योंकि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक एक काफी कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता था। और इसके वजह से उज्जैन, जिसको पहले अवंती कहा जाता था, अवंती और तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला और उज्जैन। अशोक सबसे पहले कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन, जो कि उसका पूरा नाम अवंती और तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के अभिलेखों में उसे सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों में उसे सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया गया है? देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। देव नाम, दो अलग अलग नाम, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी। देव नाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर। ठीक है, तो ये उसके अभिलेख और शिलालेख और स्तंभों में, ये सब में उसका नाम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्राचीन अभिलेख में स्पष्ट रूप से अशोक नाम उल्लेख मिलता है? इसके पहले हम लोग ने देखा कि देवप्रिय, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, ये सब नाम मिलते थे, लेकिन किस अभिलेख में अशोक नाम स्पष्ट रूप से मिलता है? तो वह है आपका मास्की और गुर्जरा। ये दोनों अभिलेख, ये मास्की अभिलेख
कर्नाटक में है, और गुर्जरा लेक मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इन दोनों शिलालेखों में राजा अशोक का वास्तविक नाम अशोक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पाया गया। तो मास्की और गुर्जरा, मास्की कर्नाटक में और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के जीवन को बदलने वाला प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है इसमें दिया ही हुआ है, ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे, ऑप्शन सी, राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। उसके 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ? उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में कलिंग का युद्ध हुआ। और कहा जाता है कि इसमें 1 लाख लोग से 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग की राजधानी क्या थी जिसे अशोक ने युद्ध के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया? कलिंग जीतने के बाद उसकी राजधानी क्या थी? तो कलिंग विजय के बाद अशोक, कलिंग की राजधानी तोसली थी, जिसके बाद अशोक ने युद्ध के बाद उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और साम्राज्य का तोसली को 5वां प्रांत बनाया। हम लोग प्रांत के बारे में पढ़ेंगे। 5वां प्रांत तोसली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक ने किस नीति को सदा के लिए त्याग दिया? कलिंग युद्ध में जब उसने, वो जीत तो गया लेकिन देखा 1 लाख लोग, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो किस नीति को सदा के लिए त्याग दिया? तो वह था आपका युद्ध नीति, जिसको भेरी घोष कहा जाता था। कलिंग युद्ध में इतनी तबाही हुई, इतनी मतलब लूटपाट, खून खराबा, रक्तपात, अशोक अपने ही युद्ध को देख के इतना हृदय से वो द्रवित हो गया कि उसने प्रतिज्ञा ली कि वो अब जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। और उसने भेरी घोष यानी युद्ध नीति बदल के क्या कर दिया? धम नीति, धम नीति या धम घोष। और धम घोष का मतलब होता है, धम घोष का मतलब होता है शांति और नैतिकता की घोषणा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कलिंग युद्ध के बाद अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले भिक्षु कौन थे? कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद किस, भद्रबाहु तो हम लोग ने पहले देख लिया कि भद्रबाहु बिंदुसार के समय थे, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। तो उसके बाद गुप्त गुप्त थे। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले भिक्षु कौन थे? तो वह थे गुप्त गुप्त। जब अशोक ने कलियुग के बाद अपनी मानसिक शांति की खोज की, तो अशोक को एक बौद्ध भिक्षु मिले, बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था उपगुप्त। उनके वो संपर्क में आए, उनसे भेंट मुलाकात किए, और उन्होंने ही अशोक को बौद्ध, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, जिसके बाद अशोक महान बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक बन गया। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 21 अशोक के साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या सुवर्णगिरी। सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा इसका? अशोक के साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन होगा, इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो ये वर्तमान का पटना क्षेत्र पूरा, यहीं से पूरे अशोक अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से पूरे देश के शासन को नियंत्रित करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
मौर्य प्रशासन में शीर्ष स्तर के मंत्रियों और अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता? शीर्ष स्तर स्तर के जो मंत्री अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था तीर्थ या महापात्र। एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो लिखा हुआ उसके अनुसार मौर्य प्रशासन के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा महामात्र उनको कहा जाता था जो धार्मिक कार्यों के लिए उच्च स्तर पर जो कार्य करते थे उनको, और उनकी जो नियुक्ति होती थी उनको महामात्र कहा जाता है। तो तीर्थ और महामात्र हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कुल कितने तीर्थ यानी प्रमुख विभाग थे? जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के जो विभाग थे कितने थे? ऑप्शन है 12, 15, 18 या 26। तो सही जवाब होगा आपका 18। मौर्य शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए टोटल 18 18 तीर्थ या फिर से प्रमुख विभाग कह सकते हैं 18 थे, जिसमें कि मंत्री, पुरोहित, सेनापति, राइटिंग थोड़ा खराब है बोलते जा रहे हैं आप ध्यान देंगे, और युवराज, ये सब सबसे प्रमुख हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? सेना का नेतृत्व करना, राजकीय कोष का संग्रह और राजस्व का प्रबंधन, न्याय व्यवस्था को संभालना या गुप्तचर विभाग का नियंत्रण। तो सही जवाब है उसका राजकीय कोष का संग्रह और राजस्व प्रबंधन, समाहर्ता। ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जामों में आ चुका है कि समाहर्ता का कार्य क्या होता था। तो ये मौर्य काल का अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारी था और उसका पूरा कार्य था, मुख्य कार्य कह सकते हैं कि पूरे साम्राज्य का बजट तैयार करना, टैक्स या फिर इसको कर कह सकते हैं, कर वसूल करना, और पूरे राजकीय आय और व्यय का ब्यौरा रखना, लेखा जोखा रखना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25। मौर्य काल में सन्निधाता का पद किस विभाग से संबंधित था? सन्निधाता, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुख्य कोषाध्यक्ष, सीमा सुरक्षा अधिकारी, विदेश मंत्री, किसी विभाग प्रमुख। तो इसका जो सही जवाब होगा सन्निधाता मुख्य कोषाध्यक्ष होता था, जिसको राजकीय कोष भंडार उसका अध्यक्ष होता था। इंग्लिश में कहें तो चीफ ट्रेजरर। ठीक है, जो समाहर्ता के द्वारा कलेक्शन के बाद जो राजकीय कोष होता था उसमें जो पैसे होते थे, धन होते थे, उसको सुरक्षित रखना और उसका प्रबंधन करना सन्निधाता की जिम्मेदारी हुआ करती थी। आगे है मौर्य साम्राज्य कितने प्रमुख प्रांतों यानी चक्रों में विभाजित था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने भागों में विभाजित था? तो वह था आपका ऑप्शन 5, ऑप्शन सी है 5। कौन कौन से थे? पहला था उत्तरा पक्ष जो तक्षशिला एरिया में था। दूसरा था अवंती राष्ट्र, अभी हम लोग बात किए थे अवंती राष्ट्र कहाँ था? उज्जैन में। तीसरा था दक्षिणापथ। चौथा था तोसली जो कि कलिंग में था। और पांचवा था, इसको प्राच्य देश कह सकते हैं, जो कि पाटलिपुत्र एरिया था।
दक्षिणापथ आपका स्वर्णगिरी एरिया में है। ठीक है, इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य कुल 5 प्रांतों या चक्रों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। सही जवाब होगा 5। क्वेश्चन नंबर 27। मौर्य प्रशासन में प्रांतों के गवर्नरों को जो प्रायः शाही परिवार से होते थे वो क्या कहा जाता था? रजुक, कुमार या आर्यपुत्र, स्थानिक या गो? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुमार या आर्यपुत्र। प्रांतों के जो गवर्नर, मौर्य प्रशासन में प्रांतों को जो गवर्नर को जो प्रायः शाही परिवार से होते थे, तो जो प्रांतों के जो एक तरह से मुखिया कह सकते हैं उनको हम लोग आर्यपुत्र या फिर कुमार कहा जाता था। क्योंकि प्रांतीय व्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए राजा को आमतौर पर या तो अपने बेटे या फिर किसी राज परिवार के विश्वसनीय सदस्य को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। इसका सही जवाब होगा कुमार या आर्यपुत्र। ऑप्शन में और हो सकता है राज परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य या फिर राजा का बेटा ये सब या राजकुमार। तो इस प्रकार का होगा, तो आर्यपुत्र या कुमार इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन। मौर्य काल में रज्जुक नाम अधिकारी का क्या कार्य होता था? इसका सही जवाब है राजस्व मापन और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक कार्य। रज्जुक, आज की तरह से अगर देखा जाए तो जो जो आज के जिलाधिकारी होते हैं डीएम, उनके पैरेलल या उनके समकक्ष इनको माना जा सकता था, क्योंकि इनका राजस्व मापना और ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय कार्य, क्योंकि इनका काम भूमि को मापना और उसके हिसाब से राजस्व को कलेक्ट करना। लेकिन बाद में अशोक ने इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय करने और दंडित को दंड देने के अधिकार भी सौंप दिए, तो इसीलिए रज्जू का काम भी काफी महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से आप ऑप्शन बी देख लेते हैं, राजस्व मापन और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 29। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन कितने सदस्यों की एक समिति द्वारा चलाया जाता था? तो इसमें आप कुल, इसमें ऑप्शन सी होगा, कुल 30 सदस्य और 6 समिति। अलग अलग समितियां बनी थी, क्योंकि ये मेगस्थनीज की किताब के द्वारा मिलता है कि पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह था और प्रत्येक समूह में 6 लोग हुआ करते थे। 30 समिति हो गया, 6 समिति है तो 5 लोग हुआ करते थे। जैसे कि एक समिति 5 लोग का उद्योग, दूसरी समिति 5 लोग का विदेशियों की देखरेख, तीसरा समिति 5 लोग का जन्म मरण का हिसाब रखना, चौथी समिति 5 लोग का व्यापार देखना और छठी समिति टैक्स वसूली पे ध्यान देना। ये सब था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 6 समितियां थी, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य और टोटल 30 सदस्य हुआ करते थे, जिससे कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। सही जवाब इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। मौर्य काल में एग्रोनोमोई किस क्षेत्र के अधिकारी को कहा जाता था? एग्रोनोमोई, ऑप्शन है सैन्य विभाग के अधिकारी, जिला सड़क निर्माण और ग्रामीण अधिकारी, धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन या शाही ज्योतिषी। तो जो इसका सही जवाब है वह है जिला सड़क निर्माण और ग्रामीण अधिकारी। मौर्य काल में जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों और सड़क निर्माण से जुड़े जो इंजीनियर हुआ करते थे उनको हम लोग एग्रोनोमी कहते हैं, हम लोग नहीं कहते थे। मेगास्थनीज के किताबों में यह दिया हुआ एग्रोनोमोई। ये देखिए यहाँ विशेष रूप से ग्रामीण अधिकारी होते थे एग्रोनोमी, और नगर
नगर अधिकारी जो हुआ करते थे वो एसटी नमोई होते थे, ठीक है, एसटी नमोई। और ग्रामीण अधिकारी एग्रो नमोई। क्यों? जिला सड़क निर्माण और ग्रामीण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मौर्य सैन्य प्रशासन में सेना की देख रेख करने वाली परिषद में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? कितने सदस्य होते थे? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, पांच पांच सदस्य होते थे और टोटल 6 समितियां होती थी, कुल 30 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 5 सदस्य पैदल सेना, एक समिति। दूसरी समिति घुड़सवार, 5 सदस्य। तीसरी समिति हाथी सेना। चौथी समिति नौसेना। और पांचवी समिति हुआ करती थी रसद, यानी रास्ते में ले आने वाले राशन जो हुआ करते थे, इन सभी विभागों का संचालन करती थी 30 सदस्यों की एक समिति, एक परिषद। 30 सदस्यों की परिषद जिसमें कि 6 समितियां थी, पांच पांच सदस्य प्रत्येक समिति में हुआ करते थे। पहला घुड़सवार, दूसरा पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार, तीसरा हाथी सेना, चौथा नौसेना और पांचवा रसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य काल में गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या नाम दिया गया है? कंकुची, गूढ़ पुरुष, प्रतिवेदक या फिर दूत? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की जो सुरक्षा होती थी उसकी आंतरिक शांति के लिए एक मौर्य साम्राज्य के द्वारा एक बहुत खुफिया तंत्र का निर्माण किया गया था। और इस ये गुप्तचरों का समूह हुआ करता था जिसे हम लोग गूढ़ पुरुष कहते थे, जिसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था। उसके प्रधान को महामात्य सर्ग महामात्य सर्प कहा जाता था, ठीक है। इसके हेड को, जिसको प्रधान कहते हैं, हेड को महामात्य कहा जाता था। उस खुफिया तंत्र के गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले मौर्यकालीन गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, संचरा, वृत्तिका या चर? तो जो एक ही स्थान पर रह के गुप्तचर का कार्य करते थे उसको संस्था कहा जाता था। दो प्रकार के दो प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। एक जो एक स्थान पे रह के काम करते थे और दूसरे पूरे गांव और शहर में नगर में घूम घूमकर गुप्तचर का काम करते थे। जो एक स्थान पे रह के काम करते थे उनको संस्था कहा जाता था, और दूसरे स्थान पे जो घूम घूम कर वेश बदल बदल कर देश भर में नगर भर में सूचना एकत्र करते थे उसको संचरा कहा जाता था। तो पहले इसका जवाब देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक ही स्थान पर रह के कार्य करने वाले को संस्था कहा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि भ्रमणशील यानी घूम घूम कर कार्य करने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो इन्हें आपको सही जवाब बताना है इसका कि क्या होगा। उसे हम लोग संचरा कहते थे, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन 33 में आ जाते हैं कि जो एक जगह पर रह के काम करते थे संस्था, और जो घूम घूम के काम करते थे संचरा। क्वेश्चन नंबर 35। मौर्य शासन में दीवानी यानी सिविल कोर्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो जो दीवानी होते थे, सिविल कोर्ट होते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था? ये होगा धर्म स्थय, ठीक है, सिविल कोर्ट, जिसमें किस प्रकार के मामले देखा जाता था? जमीन जायदाद, विवाह, ये सब जो होते थे
जो इसमें मामले आते थे उसके लिए धर्मस्थीय कोर्ट को कहा जाता था, और जो इसके न्यायाधीश होते थे उसको व्यवहारिक कहा जाता है। न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक, और कोर्ट को धर्मस्थीय। अगला क्वेश्चन है, और इसी प्रशासन यानी मौर्य प्रशासन के अंतर्गत फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट को क्या कहा जाता था? जो कहा जाता था कंटक शोधन, और उसके न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, ठीक है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत फौजदारी न्यायालय कोर्ट को क्या कहा जाता है? क्रिमिनल कोर्ट को कंटक शोधन और प्रतिष्ठा कहा जाता था उसके न्यायाधीश को। एक बार फिर पिछले प्रश्न में आते हैं, 35 में क्या था? सिविल कोर्ट को क्या कहा जाता था? धर्मस्थीय, और उसके न्यायाधीश को व्यवहारिक, और क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता था कंटक शोधन और उसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा। यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मौर्य काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी और उसका प्रमुख कौन होता था? तो जो सबसे छोटी छोटी इकाई थी वह थी गांव, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ग्राम, यानी, और उसके प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। और ग्रामीण का जो चुनाव होता था गांव के लोग मिलके किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। मौर्य काल में 10 गांवों के समूह के प्रशासन को संभालने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अभी पहले हम गांव की बात कर लिए, अब 10 गांवों को मिला के यानी 10 ग्रामीण को मिला के, 10 गांव को मिला के गोप होता था, गोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। मौर्य प्रशासन में राजकीय कृषि भूमि की व्यवस्था देखने वाले अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष या लघुवाध्यक्ष? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कृषि भूमि देखते थे उसको हम लोग सीता अध्यक्ष कहते थे, ठीक है। उस मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष का काम होता था राजकीय कृषि भूमि से होने वाली आय और खेती की व्यवस्था को संभालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापार, वाणिज्य और बाजार नियंत्रण पर नजर रखने वाले अधिकारी का पद क्या था? सुराध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, विविताध्यक्ष, अकराध्यक्ष? तो सही जवाब है इसका पन्याध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्या है? व्यापार देखना, वाणिज्य देखना, और बाजार बाजार नियंत्रण देखना। इस पर नजर रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष मौर्य काल में एक व्यापार, वाणिज्य और बाजार नियंत्रण का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जिसको सर्वोच्च अध्यक्ष कहा जाता था, या फिर यह सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगर कोई व्यक्ति जमाखोरी कर रहा है, एक सामान्य दाम से ज्यादा दाम पे, तय दाम से ज्यादा दाम पे सामान बेच रहा है, इन सबको रोकने के लिए पन्याध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। वह वस्तुओं के दामों को तय करता था, जमाखोरी रोकता था, और बाजारों की व्यवस्था को देखने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अशोक ने समाज में नैतिक मूल्य और धर्म के प्रचार के लिए किस प्रशासनिक पद का सृजन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि धर्म नीति में उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में धर्म नीति पर भी एक अधिकारी नियुक्त किया था। तो उसका सही जवाब होगा धम्म महामात्र। अशोक अपने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के अंतर्गत धम्म महामात्र नामक एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, और इसका काम था कि जो विभिन्न धर्मों के लोग होते थे उनके बीच सौहार्द रखना, या फिर सौहार्द बढ़ाना, या सौहार्द बनाना, और नगर की जनता, देश की जनता को सदाचारी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अशोक ने अपने राज्यभिषेक के किस वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक अपने 13वें वर्ष पूरे होने पे साम्राज्य में धम्म महामात्र जाने गए हैं कि धम्म महामात्र का महत्व क्या था। तो 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, और ये
कहाँ से मिला है? तो अशोक के 5वें शिला लेख से यह जानकारी मिली है कि अशोक 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अशोक के धम्म का मूल स्वरूप क्या था? एक नया संकीर्ण धार्मिक संप्रदाय नहीं, सभी धर्मों को साझा नैतिक सिद्धांतों पर आधारित जीवन संहिता। यही सही जवाब होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये इसका सब सभी धर्मों को साझा नैतिक सिद्धांत सभी धर्मों के बीच में आधारित जीवन संहिता। क्योंकि अशोक का धर्म कोई धर्म पे या कोई पूजा पद्धति नहीं थी, यह एक आचार संहिता थी, ऐसी आचार संहिता जो जिसमें माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्ग की सेवा, बड़ों का आदर, जानवरों पर दया करना, जीवों पर दया करना, सत्य बोलना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ये सब ऐसी व्यवहारिक बातें शामिल थी अशोक के धर्म में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? आसान प्रश्न है बहुत। इसका सही जवाब होगा श्रीलंका के सिहंती। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया अशोक के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए अशोक ने विदेशी मिशन भी शुरुआत की है। और सर्वप्रथम उसने बेटे महेंद्र आ गया महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के संदेशों को विस्तार करने के लिए और पवित्र बोधि वृक्ष की शाखा के साथ श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ जन्मी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्ष प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, बहुत नाम था इनका, मोगलीपुत्र मोगलीपुत्र शिष्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों और उसके हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में, इसी जिसमें कलिंग के युद्ध के बारे में, कैसे अशोक ने अपना पश्चाताप किया, कैसे युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति का अपनाया। ठीक है, तो ये सब पूरी तरह से अशोक के 13वें शिलालेख में ये सब देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल सिंह चतुर्मुख लायन कैपिटल में, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, कहां से लिया गया? सांची, सारनाथ या लौरिया नंदगढ़, ये नहीं होगा रामपुर। तो ये दोनों आपको बताना, सही जवाब क्या होगा? सारनाथ। सारनाथ कहाँ? यूपी में, वाराणसी के पास में है। तो यूपी के सारनाथ में एक अशोक स्तंभ के शीर्ष पे बने हुए चारों तरफ से 4 सिंह हैं। ठीक है, एक आकृति जो भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, और ये मौर्यकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख खरुष्टी में भी है, ब्राह्मी में भी, अरामिक में भी और ग्रीक में भी, परंतु सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने अपने जनता से सीधे संवाद करने के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया। उस समय ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ करता था। अब भारत में अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ब्राह्मी है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में खरुष्टी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो किस लिपि का सर्वोत्त है, तो सही जवाब होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किस विद्वान को मिली? तो वो होगा ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप, 1837 में। ठीक है, क्योंकि अब से अशोक के अभिलेखों पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ब्राह्मी में लिपि में लिखा था और कोई पढ़ना नहीं चाहा उसको। लेकिन 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, भाषा अधिकारी, जिसको टंकन अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी के मतलब सदस्य रहे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा
और अशोक ने अभिलेखों में जो लिखा था उसका अर्थ निकाला। तब पता चला अशोक का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति, अपने ही सेनापति पुष्यमिंग सुंग ने कर दी थी? ऑप्शन है देववर्मन, सत्यधमन, बृहद, बृहद्रथ या संपत्ति। तो इसका जो सही जवाब है वह है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसका अपना ही सेनापति कौन था? पुष्यमित्र। परंतु बृहद्रथ बहुत ही कमजोर शासक था और उसके अपने सेनापति पुष्यमिंग ने जब बृहदत्त सेना के समूह का निरीक्षण करा था, उसी दौरान बृहदत्त की हत्या कर दी गई पुष्यमित्र के द्वारा। और पुष्यमित्र ने फिर उसके बाद शुंग राजवंश की स्थापना की। चलिए, तो यहाँ हम लोग सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन, ये सब हम लोग ने देखा। थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य देखा। उसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ, इसका वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे आए, वीडियो मिलेगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियोस में, अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर ही करें और हो सके तो शेयर भी करें। धन्यवाद।